मम्मी आपने देखा भाभी जो पीला वाला सूट पहन कर आई थी, उसकी गोटी का काम कितना सस्ता लग रहा था। मुझे तो लगता है शहर की सेल से उठाया होगा। अरे धीमे बोलना, सुन लेगी। पर बात तो तू 16 आने सच कह रही है। और वो जो बेडशीट आई है मायके से, रंग ऐसा है जैसे किसी ने होली खेल के छोड़ दी हो। हमारे खानदान में तो ऐसी चीजें नौकरों को दी जाती है। और मम्मी आपने नोटिस किया, कल जब मौसी जी आई थी तो भाभी ने जो चाय बनाई थी उसमें अदरक इतना ज्यादा था कि मौसी को एसिडिटी हो गई। ऊपर से कह रही थी हमारे यहाँ तो कड़क चाय ही पीते हैं। अरे ये ससुराल है, ये ढाबा। यही तो संस्कार है आजकल की लड़कियों के। बोलने की तमीज नहीं है और सलीका तो छू कर भी नहीं निकला। कल शाम को देख रही थी अलमारी में कपड़े ऐसे ठूंस रखे थे जैसे कोई कबाड़ी की दुकान हो। मेरे बेटे को तो बस शक्ल देखकर पसंद आ गई, वरना मैं तो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करती। मम्मी शक्ल से भी कौन सी अफसर है, वो तो मेकअप की परतें हैं। कल सुबह जब वो बिना तैयार हुए उठी थी ना, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। मुझे लगा घर में कोई नया काम करने वाला लड़का आया है। पर सच कह रही है। और सुन, वो जो गहने पहन के घूमती है ना, मुझे तो शक है सब आर्टिफिशियल है। चमक ऐसी है आंखों में चुभती है। मुझे पूरा यकीन है इसकी माँ ने सारा नकली माल ही दिया है। नताशा का हाथ चाय की कितली पर था जब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसका खुद का खून खौल रहा था। उसने सोचा था कि वो अंदर जाकर उन्हें करारा जवाब दे, पर फिर उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, अच्छा तो मैं काम करने वाला लड़का लगती हूँ और मेरे गहने नकली है। ठीक है सासू माँ, अब शांति निवास में असली शांति मैं लाऊंगी। नताशा ने चाय के कप ट्रे में सजाए और जानबूझकर जोर से पायल खनकाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। अंदर फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई और सन्नाटा पसर गया, वैसा ही सन्नाटा जो बिल्कुल किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। अरे बहू तो जी माँ जी, आप तो ऐसे चौंक रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भूत तो नहीं, पर चुड़ैल जरूर देख लिया। ननद जी कुछ कहा क्या आपने? नहीं भाभी कुछ नहीं। आप बताइए कैसे आई, कुछ काम था मुझसे? मम्मी जी लगता है आप लोग बहुत गंभीर चर्चा कर रहे थे, शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो बस चाय लेकर आई थी आप दोनों के लिए। कमला देवी और पिंकी एकदम सक पका गई। पिंकी ने तुरंत बात पलटी। हाँ, अरे नहीं भाभी, हम तो बस वो आपके भाई की शादी की बात कर रहे थे। वैसे भाभी खाली चाय अच्छी नहीं लगती, जब आई हो तो लगे हाथ 3-4 समोसे भी तल लाओ, थोड़ा चटपटा खाने का मन है। हाँ बहू, और समोसे जरा करारे बनाना, जैसे तेरे मायके में बनाते वैसा नहीं बनाना। ये सुनकर नताशा अंदर ही अंदर जल भून गई। हाँ तो गई मतलब बुराई भी मेरी करो और समोसे भी मुझसे ही तलवाओ। समोसे तो तलूंगी मम्मी जी, पर उसमें आलू नहीं मिर्च भरकर। नताशा गुस्से से तमतमाती हुई वापस किचन में चली गई और समोसे बनाने की तैयारी करने लगी। उधर पिंकी और उसकी सास ने राहत की सांस ली। तू ना आगे पीछे देख कर बोला कर बेटा, अभी सुन लेती ना ये तो सीधा तेरे भाई से जाकर बताती। मम्मी मुझे क्या पता था भाभी आने वाली है। अरे तभी तो कहती हूँ दीवारों के भी कान होते हैं, सोच समझ कर नहीं देख सुनकर बोला कर। अब चुप हो जा, फिर आती होगी। कुछ ही देर में नताशा ने समोसे बना लिए और उसमें अच्छी खासी मिर्च डाल रखी थी। वो समोसे नताशा अपनी सास और ननद के पास ले गई। पिंकी ने एक बाइट समोसे का काटा। वाह भाभी, नमक तीखा का सब बराबर। आपको पता है मुझे तीखे समोसे खाना बेहद पसंद है। आज तो मजा ही आ गया। नताशा की सास और ननद चाट चाट कर सब समोसे खाने लगी और ये देखकर नताशा का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से से भरी अपने कमरे में पहुंच गई, जहां सोफे पर बैठा उसका पति चुपचाप काम कर रहा था। सुबह से शाम तक नौकरानियों की तरह काम करो, उसके बाद भी सास ननद छिप छिप कर मेरी और मेरे मायके वालों की बुराई करे। बस यही रह गया है मेरा जीवन कि इन सब की सुनो फिर सबको समोसा भी तल के दो। राहुल ने नताशा को देखा और उसके गुस्से को भी, पर उसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। राहुल के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे कुछ सुनाई ना हो। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, या लैपटॉप में ही गुस्से रहोगे? तुम्हारी माँ और बहन बाहर बैठकर मेरे मायके वालों की धज्जियां उड़ा रही थी और तुम चाहते हो मैं उनकी सेवा करूं। तुम उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? नताशा प्लीज, दिन भर काम के बाद मैं ये ड्रामा नहीं सुनना चाहता। मम्मी की आदत है, बोल दिया होगा कुछ, तुम इतना दिल पर क्यों लेती हो? ड्रामा? तुम्हें ये ड्रामा लग रहा है? अपनी माँ की कड़वी बातें तुम्हें भजन लगती होंगी। मैं सुबह से मशीन की तरह लगी रहती हूँ और बदले में मुझे क्या मिलता है? पीठ पीछे बुराई। देखो, खिलाया पिलाया तुमने है तो एहसान भी मत जताओ। और जहां तक बुराई की बात है, तुम भी तो अभी यहाँ खड़े होकर उनकी बुराई कर रही हो, फर्क क्या है? अरे बस करो, मुझे सोने दो। फर्क ये है कि मैं सच बोल रही हूँ।
खैर तुमसे बात करना ही बेकार है। आज के बाद मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं इस घर को अपना समझूंगी। अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि तुम सुनती क्यों उनकी बातें। सुनो ही मत, बुरा नहीं लगेगा। हो तो तुम कहना चाहते हो मैं कान लगाती हूँ? नताशा गुस्से में बत्तियां बुझाकर बेड के कोने में मुंह फेर कर सो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। अगले दिन सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन नताशा कमरे से बाहर नहीं निकली। वो जानबूझकर लेटी रही। नीचे रसोई में पिंकी ने नाश्ता तैयार कर लिया था। मम्मी आइए नाश्ता कर लीजिए, आज मैंने पोहा और चाय बना दी है। अरे वाह पिंकी, आज सूरज कहाँ से निकला है? और तेरी भाभी अभी तक उठी नहीं क्या? कहाँ मम्मी, महारानी अभी तक सो रही है। कल रात शायद भाई से लड़ाई हुई है ना तब मौन व्रत और नींद का नाटक चल रहा है। यह सब नखरे है इसके, जब देखो तब मुंह फुलाकर बैठ जाती है। सोचती होगी उसके बिना काम रुक जाएगा, पर उसे क्या पता कि मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है। वही तो मम्मी, देखो कैसे तेवर दिखा रही हैं। ये सब बस घर में अपनी हुकूमत चलाने के तरीके हैं। खैर तू छोड़, हमें क्या करना, जा कॉलेज जा बेटा। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त तेजी से आगे बढ़ने लगा। सास ननद का जो काम था वो कर रही थी। ननद अपने ननद पने से बाज नहीं आ रही थी। मुंह भर भर के भाभी की चुगलियां किए बिना उसे चैन कहाँ था। और दूसरी तरफ थी नई नई भाभी बनी नताशा, जिसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसकी ननद को उससे दिक्कत क्या है। एक दिन, अरे बहू सुनती हो क्या? हाँ मम्मी जी बताइए क्या बात है? अरे कमरे में ही घुसी रहोगी क्या? देखो तुम्हारे मायके से तुम्हारे भाई आए हैं शादी का कार्ड लेकर। इतना सुनते ही नताशा दौड़ी दौड़ी नीचे आई, क्योंकि उसके छोटे भाई की शादी थी और वो कार्ड लेकर आया था। दीदी, आंटी जी ये शादी का कार्ड है, मम्मी ने कहा है आप सबको आना है। हाँ बेटा क्यों नहीं, हम सब आएंगे तुम्हारी शादी में। ठीक है दीदी, आंटी जी पाए लागू, अब चलता हूँ, और जगह भी कार्ड देना है। अरे शिवम, खाना तो खाते जा। दीदी खा के आया हूँ, अब तो शादी में साथ में ही खाएंगे। शिवम चला गया। करीब 10 दिन बाद नताशा के भाई शिवम की शादी का दिन भी आ गया। पूरा घर खुशियों से सराबोर था। नताशा, उसकी सास, ननद सहित सब मेहमान आ गए, लेकिन कमला देवी और उनकी बेटी पिंकी का ध्यान शादी की खुशियों से ज्यादा गलतियां निकालने पर था। जैसे ही वो लोग शादी के वेन्यू पर पहुंचे, दोनों ने अपनी जासूसी नजरें घुमाना शुरू कर दिया। शादी का पंडाल सुंदर सजा था, पर कमला देवी और पिंकी एक कोने में सोफे पर जम गई और आने जाने वाले मेहमानों का मुआयना करने लगी। माँ जरा नताशा के मामा की बहू को देखो, कैसा भड़कीला गाँव जैसा लहंगा पहना है, गहने भी सब नकली। नताशा भाभी तो बहुत गुणगान गाया करती थी, इतनी अमीर है, ये है वो है। अरे यही तो है ना, दूर के ढोल सुहावने ही हो है। तू जरा खाना देख, मैंने सुना है हलवाई शहर से आया है। नताशा तो बड़ी तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छा इंतजाम है, पर मुझे तो सब फीका ही लग रहा है। कहने को शहरी पकवान है लेकिन सब बेस्वाद। जब खाने का समय हुआ तो दोनों प्लेट लेकर बुफे की तरफ बढ़ी। नताशा अपनी सहेलियों के पास ही खड़ी थी। उसने देखा कि उसकी सास और ननद कुछ फुसफुसा रही है। वो थोड़ी करीब आई तो उसे उनकी आवाज साफ सुनाई देने लगी। छी माँ, ये पनीर की सब्जी देखो, सारा तेल तैयार है, और ये रोटियां कितनी सख्त है, जैसे रबड़ चबा रहे हो। सही कह रही है पिंकी, मुझे तो लगता है नताशा के मायके वालों ने बजट बचाने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता कर लिया। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ नौकरों की शादी में भी नहीं होता। और वो देखो नई बहू को, दुल्हन का जोड़ा तो ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी चौक की किसी सस्ते सेल से उठाया हो। नताशा तो कह रही थी बड़ा महंगा डिजाइनर पीस है, सब डिजाइनर कपड़े लिए। जैसे हमें फंसाया ना, वैसे लगता है बेचारी दुल्हन को भी रास्ते का माल डिजाइनर कहकर चिपका दिया होगा। नताशा ने जब ये बातें सुनी तो उसका खून खौल उठा। हद हो गई, इन्हें बारात में आकर भी चैन नहीं है। घर पर तो मेरी बुराई करती रहती थी, अब मेरे मायके की खुशियों में भी जहर घोल रही है। खाना इतना लजीज बना है, सब तारीफ कर रहे हैं, पर इन दोनों की जुबान से कभी कुछ अच्छा निकल ही नहीं सकता। नताशा उनके पास गई और चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर बोली, अरे मम्मी जी, पिंकी, आप लोग यहाँ अकेले क्यों खड़ी है? सब लोग तो कह रहे हैं कि पनीर और गुलाब जामुन लाजवाब बने, आप भी ट्राई करिए ना। अरे हाँ हाँ बहू ठीक है, अब तुम्हारे मायके का फंक्शन है तो हम थोड़ा बुरा कहेंगे, बस वो नमक थोड़ा, खैर छोड़ो। हाँ भाभी, हम तो बस ये कह रही थी, आपकी पार्टी में सबका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अजीब नहीं है? इतने भड़कीले कपड़े कौन पहनता है आजकल? इतना कहकर चुपचाप नताशा की सास और ननद वहां से खिसक ली।
भाई की शादी के बाद अब नताशा खुद एक ननद बन चुकी थी। एक दिन नताशा अपने कमरे में सोफे पर पैर पसाकर बैठी अपनी मम्मी को फोन लगा रही थी। उसे याद ही नहीं रहा कि घर में उसकी अपनी सास और ननद पिंकी भी मौजूद है। हेलो मम्मी। क्या कहा? बुआ जी ने खाने पर बुलाया दोनों को? ठीक है, जाने दे, लेकिन ढंग की साड़ी पहनाना उन्हें। देखा ना कैसे अजीब सी साड़ियां लेकर आई है अपने मायके से। वो साड़ी पहनकर जाएगी तो हमारी नाक ही कट जाएगी। सच में भाभी का मायके वालों ने जरा भी नहीं सोचा। हमने सब डिजाइनर कपड़े दिलाए और वो लोग जैसे सेल से सस्ता माल उठाकर ले आए। मुझे तो इसका सोफा भी एक ढीले का नहीं लगा, ऐसा लग रहा है पुराना ही पॉलिश करवा के दे दिया। अरे सोफा क्या, सारा सामान ऐसा लग रहा है जैसे सेकंड हैंड दे दिया। हम तो फंस गए बस। अब क्या करे बेटा, अपने दिल की तुझे बता रही हूँ। सही कह रही हो मम्मी। और शिवम को देखो, एक शब्द ना बोला गया अपनी वाइफ से। यही है ना बेटा, पैदा किया पाला पोसा, आज एक दिन में बेटा पराया हो गया। नताशा की अपनी माँ उषा देवी से हो रही ये बातचीत अब उसी ढर्रे पर चल पड़ी थी जिसके लिए वो अक्सर अपनी सास को कोसा करती थी। नताशा के कमरे का दरवाजा आधा खुला था और पिंकी बाहर गैलरी में खड़ी अपनी भाभी के बदले हुए सुर सुनकर दंग रह गई। और मम्मी, मैं क्या कह रही थी, विदाई के टाइम आपने शिवम के ससुराल वालों का बर्ताव देखा? ऊपर से तो बड़े संस्कारी बन रहे थे, और विदाई के वक्त जो शगुन दिया, मुझे तो अपने ससुराल में बताने में भी शर्म आ रही है। अरे झूठ बोलना पड़ा मायके की इज्जत बचाने को। आपको तो पता ही है ना। पता नहीं इस पिंकी को क्या बैर है मुझसे। वैसी ताक में रहती, कोई मौका मिले तो मेरा और मेरे मायके वालों की हंसी उड़ाए। सही कह रही है नताशा, अच्छे को कहाँ अच्छा मिलता है। मेरी सीधी सादी बेटी को ऐसी चालाक तेज तर्रार ननद मिल गई, और एक हमारी बहू है। ननद तो उसे मिली है, अरे सीखना चाहिए तेरी ननद को तुझसे। अच्छा मम्मी, भाभी के गहनों का रंग कुछ अलग नहीं लगा? सोने की चमक कम और पीतल का मुलम्मा ज्यादा लग रहा है। अब कुछ कहना मत, लेकिन वो लोग ऐसी ओछी हरकत करेंगे मैंने सोचा नहीं था। अरे क्या करे बेटा, यही है ना, हम तो फंस गए। बेटा तो गया और हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे। नताशा की माँ उषा देवी अपनी बेटी से बहू और उसके घर वालों की बुराई में लगी हुई थी। तभी दुल्हन ने दरवाजा खटखटाया। कौन? माँ जी मैं हूँ, नाश्ता लाई थी। नताशा तो फोन रख, वो आ गई है। सुनेगी तो कहेगी हम बुराई कर रहे हैं, बिना बात बुराई मिल जाएगी। इतना कहकर उषा देवी ने फोन काट दिया। वहीं पिंकी भी अपनी भाभी की बातें सुनकर हंसती हुई चली गई। एक सप्ताह बाद फिर नताशा ने काम से फ्री होकर अपनी मम्मी को फोन लगाया। और बताओ मम्मी, नई भाभी कैसी है? घर का कामकाज संभाल लिया या अभी भी मेहमान बनी बैठी है? अरे नताशा क्या बताऊं बेटा, किस्मत ही खराब निकली। बहू को तो खाना बनाना आता ही नहीं। कल उसने कढ़ी बनाई थी, ऐसी बेस्वाद कि दो निवाले भी गले से नीचे ना उतरे। ऊपर से शिवम को तो पता नहीं क्या हो गया है, अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा रहता है। मैं कुछ कहूं तो फौरन उसका पक्ष लेने लगता है। ये तो होना ही है ना मम्मी, नई नई आई है, अपना जादू चला रही है। पर आप ढीली मत पड़ना, ये लड़कियां पहले रसोई बिगाड़ती है और फिर धीरे धीरे बेटा छीन लेती है। पिंकी बाहर खड़ी से सुन रही थी। उसे याद आया कैसे नताशा भाभी अपनी शादी के वक्त कहती थी कि सास और ननद को बुराई के अलावा कुछ नहीं सूझता। लेकिन आज वही नताशा भाभी अपनी सगी भाभी के लिए वही सब बातें कर रही थी। गजब है, कल तक भाभी शिकायत करती थी कि मेरी मम्मी उनके मायके की बुराई करती है, और आज खुद फोन पर अपनी भाभी के मायके की धज्जियां उड़ा रही है। यानी गलती किसी की नहीं होती, बस कुर्सी बदलती ही इंसान की नीयत बदल जाती है। जो कल बहू बनकर दुखी थी वो आज ननद बनकर वही सहर उगल रही है। वही नताशा अपनी बातों में इतनी मशगूल थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके शब्द अब उसी सास ननद वाली राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं जिससे वो नफरत की निगाह से देखती थी। मम्मी बस ध्यान रखना कि शिवम उसके वश में ना जाए। खाने में कमी निकालती रहना, वरना ये सिर पर चढ़ जाएगी। अगले हफ्ते में आऊंगी तब मिलकर उसके अच्छे से खबर लेंगे। उषा देवी ने हामी भरी। उधर पिंकी वहां खड़े खड़े मन ही मन बोली, दुनिया गोल है, आज जो शिकार है कल वही शिकारी बन जाता है। पिंकी से रहा न गया तो वो कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने नताशा की पूरी बात सुन ली थी। नताशा जैसे ही फोन रखकर पलटी, सामने पिंकी को मजाकिया मुस्कान के साथ पाया। अरे वाह भाभी, सुर बदल गए। कल तक तो आप मम्मी और मुझे कोसती थी कि हम गॉसिप करते हैं। भैया से कमरे में रोज लड़ाइयां करती थी कि उनकी बहन आपको यह सेट होने नहीं दे रही। और अब आप क्या कर रही हैं? आज अपनी भाभी के कपड़े, खाना, गहने सब का पोस्टमार्टम कर रही है। ये तो वही बात हुई ना,
आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। अरे वो पिंकी, वो अलग बात है, वो सच में मैं बस कह रही थी, बुराई थोड़ी ना की। कुछ अलग नहीं है भाभी, अब समझ में आया कि हम दोनों माँ बेटी दिन भर क्या करती थी। दरअसल हर ननद को अपनी भाभी के सामान में खोट नजर आता है और हर बहू को लगता है कि उसकी ननद चुगलखोर है। जब तक आप बहू थी आप पीड़ित थी, अब आप ननद बनी तो आप प्रेडिएटर, शिकारी बन गई। रात को डाइनिंग टेबल पर, मम्मी जी आज मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है। पिंकी ने मेरी आंखें खोल दी। ऐसे तेरी आंखें खोल दी? इसमें इतना दिमाग कब से आया? नहीं, ज्ञान यही है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कोई ननद ऐसी हो ही नहीं सकती कि माँ के साथ मिलकर भाभी की चुगलियां ना करे। ये रिश्ता है ही खट्टा मीठा। ननद को भाभी में खोट ना दिखाई दे, ये हो ही नहीं सकता। मतलब तेरी भाभी भी तेरी तरह है क्या? उसके मायके से भी सब ऐसा ही सेकंड हैंड सामान आया है? मम्मी जी आप फिर से शुरू हो गई। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। नताशा समझ गई थी कि ये गॉसिप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सास बहू ननद के रिश्ते का नमक मिर्च है। नताशा ने समोसे की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मी जी ये लीजिए करारे समोसे। अब चाहे इसकी बुराई कीजिए या बढ़ाई, खाना तो आपको इसी बहू के हाथ से मेरे मायके से आए उसी सेकंड हैंड सोफा सेट पर बैठकर खाना है। रिश्ता चाहे ननद भाभी का हो या सास बहू का, चुगलियां और ताने तब तक ही चुपते हैं जब तक उन्हें दिल से लगाया जाए। और फिर वो ननद ही क्या, जिसे भाभी की सारी बातें भा जाए, है ना?